So we have seen before gravitational force depends on masses and it is inversely proportional to the square of distance between the two masses. जैसे और ये हमेशा attractive रहते हैं ना, बराबर है. This gravitational pull is always attractive. m1 m2 by square. तो masses बढ़ाओगे तो gravitational force भी बढ़ेगा. Distance जितना बढ़ाओगे उतना ही gravitational force कम होगा. बराबर है? Yes, no, say something. Yes, sir. फिर हमने देखा था अगर ये मान लो अर्थ है मास, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड अर्थ? इट इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस अर्थ इज हैविंग सम मास व्हिच इज m into मास ऑफ अर्थ इज दिस. ठीक है, तो यहाँ पे जितने ये मास को अर्थ खींचेगा, किसी फोर्स से खींचेगा ना, अर्थ विल पुल दिस मास विद सम फोर्स. बराबर है कि नहीं? Earth is going to pull this mass m with some force F. So this force F can be written as G m e m upon r e का होल स्क्वायर. बराबर. और यहाँ पर आपको मालूम है ये जो फोर्स है दिस इज एक्चुअली इक्वल टू m into g. अर्थ हमें mg की फोर्स से तो खींचता है. बराबर है कि नहीं बराबर है? m into g. यहाँ से हमने देखा था कि g की जो वैल्यू थी इट कम्स आउट टू बी g into me by re का. तो यहाँ पे g की जो वैल्यू, g की कितनी वैल्यू होती है कौन बताएगा? जल्दी से बताइए g की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 9.8. 9.8 होती है. कैपिटल g की, कैपिटल g की वैल्यू कितनी होती है? 6.67 into 10 raised to minus 11. 6.67 यूनिट Newton meter square per kg square. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. सो दिस इज द यूनिट फॉर जी. आप लोगों ने एनएसओ का एग्जाम दिया था बच्चों? हाउ मेनी ऑफ यू गिवन एनएसओ एग्जाम? क्योंकि हमने देखा कि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते जाएंगे, जैसे जैसे इफ आई गो एट सम पर्टिकुलर हाइट h, तो यहाँ पे g की वैल्यू कितनी हो जाती है? g m e r. ये तो रेडियस देखो, यहाँ से टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, ये हमें देखना है. तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा? मान लो ये हाइट h है, ऑब्वियसली हाइट तो हम अर्थ की सरफेस से निकालेंगे, करेक्ट. इसमें क्या जोड़ देना है? रेडियस ऑफ अर्थ और जोड़ देना है. बराबर है. तो ये हो जाएगा r e प्लस h का होल स्क्वायर. अगर तुम नीचे जाओगे, इसके नीचे जाओगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? यहाँ पे जो g की वैल्यू है, इस पॉइंट पे जो g की वैल्यू है ये g डैश हो जाएगा. तो यहाँ पे जो g डैश हो जाएगा वो कितना हो जाता है? g टाइम्स 1 माइनस t बाई d. क्या है बेसिकली? हमें d इज डेप्थ. ठीक है. सर फिर सेंटर को कितनी होती है ग्रेविटी? आप बताओ सेंटर को कितना होगा? सेंटर में d की जगह क्या रखोगे? अगर तुमने d को क्या पुट कर दोगे कि सेंटर पे, सेंटर वाला पॉइंट मिल जाए तुम्हें? कितना कितना तो खोद के जाना पड़ेगा सेंटर तक? कितना डेप्थ तक जाना पड़ेगा टू रीच सेंटर? यस बताओ जल्दी से. कितना डेप्थ तक खोद के जाना पड़ेगा टू रीच सेंटर पॉइंट? बताओ जल्दी. आ रही ना? बराबर है कि नहीं? Yes. ना बराबर है ना? तो यहाँ पर g डैश इज इक्वल टू g टाइम्स 1 माइनस आरी कैंसल्स. कितना बच गया? 0. ठीक है. ठीक है बच्चों की नहीं? यहां तक हमने देखा था. अब बताओ g की वैल्यू ज्यादा कहां पर होगी? g इज मोर एट पोल्स
और एट इक्वेटर कहां पर जी की वैल्यू ज्यादा होती है? पोल पर ज्यादा होती है या इक्वेटर पे ज्यादा होती है? सिंपल सा लॉजिक है। अर्थ का जो शेप होता है कैसा होता है? स्लाइटली ऐसा होता है ना, बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स। मतलब जब तुम रेडियस ऑफ पोल देखोगे, रेडियस ऑफ इक्वेटर देखोगे, ये मैंने उल्टा लिख दिया, रेडियस ऑफ पोल इज लेस एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ इक्वेटर, बराबर है। अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, बल्जिंग एट द इक्वेटर। ठीक है, ठीक है कि नहीं? बराबर है कि नहीं बच्चों? Yes. Okay. So when we put it in this equation, g is equal to g dash 1 minus, oh, sorry, I'm sorry. तो जी एम ई अपॉन, यहाँ पे देखो जब हम डिस्टेंस डालेंगे तो ऑब्वियसली रेडियस ऑफ पोल कम है तो जी का वैल्यू ज्यादा आ जाएगा, और रेडियस ऑफ इक्वेटर ज्यादा है तो जी का वैल्यू कम आ जाएगा। तभी मुझे बताओ, फ्रॉम वेयर यू विल परचेज गोल्ड एंड फ्रॉम वेयर यू विल, और कहाँ पे बेचोगे? वेयर यू विल परचेज गोल्ड एंड वेयर यू विल सेल इट, where you will purchase gold and where do you sell it? बताओ। बताइए जल्दी से, where you will purchase gold and where do you sell it? मतलब पोल और इक्वेटर से बताना है आपको, पोल पे खरीदा इक्वेटर पे बेचा, या इक्वेटर पे खरीदा पोल पे बेचा, कहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तुम्हें? सर इक्वेटर पे खरीद के पोल पे बेचा तो ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। इक्वेटर पे खरीद के पोल पे बेचा। ओके, और किसी का कुछ आंसर है? क्यों भाई, क्यों? ऑब्वियसली यहां पर देखो क्या हो गया, G at poles is more as compared to G at equators, करेक्ट। तो अब जब हम यहाँ पे मास निकालेंगे, मास एट पोल्स एंड G at poles should be equal to mass at equator should be equal to G at equator। तो कौन सा मास ज्यादा आएगा बच्चों? यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर मान लो मैंने बोला दिस इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन या 1 किलोग्राम फोर्स, बराबर। तो जब तुम इसको 1 किलोग्राम फोर्स 9.8 न्यूटन से इक्वेट कर दोगे तो व्हाट डू यू गेट? अभी हमने देखा ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। तो बड़े नंबर में क्या मल्टीप्लाई करोगे सो दैट यू शुड गेट 1 या 9.8? बड़े नंबर में आप एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, करेक्ट, और यहाँ पे मैं 9 ले लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आई गेट हियर एज 1? आई विल मल्टीप्लाई हियर विद 1/10। व्हाट विल आई मल्टीप्लाई हियर? आई विल मल्टीप्लाई हियर विद 1/9। नाउ व्हिच नंबर इज ग्रेटर, 1/10 बड़ा है या 1/9 बड़ा है? तो इसके लिए हम दोनों का देखो, 1/10 बड़ा है या 1/9 बड़ा है? तो 1 इसको 9, इसको 9/90 लिख सकते हैं, करेक्ट। इसको 10/90 लिख सकते हैं, बराबर। तो डिनोमिनेटर सेम होगा, तभी हमें क्या पता चल रहा है कि ये नंबर 1/9 इज बिगर एज कंपेयर टू 1/10। समझ में आ रही बात कि नहीं? समझ रहे हो? तो बच्चों यहाँ पे G की वैल्यू इक्वेटर पे कम होने की वजह से हमें ज्यादा मास ऑफ गोल्ड मिल जाएगा। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे ज्यादा मास गोल्ड का मिल जाएगा, करेक्ट। और उसको अगर तुम पोल पे जाके बेच दोगे तो व्हाट विल हैपन?
वहां पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा ना, बराबर है कि नहीं बराबर है? Yes. मास इक्वेटर पे मतलब 1/9 ही मास है, पोल पे 1/10 समथिंग लाइक ऐसा कुछ तो मास है, ठीक है। पोल पे वैसे भी मास कम हो जाएगा ना, तो 1/9 का तुम्हें और उसमें और भी प्रॉफिट मिल जाएगा तुम्हें। तुम्हारा ऑलरेडी तुम्हारा तुमने 1/9 खरीदा और उसमें जस्ट तुमने 1/10 बेच दिया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट तुम्हें ऑलमोस्ट आई थिंक 1/90th पार्ट ऑफ द गोल्ड विल स्टिल रिमेन विद यू। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब तुम पोल पे जाके बेचोगे 1 किलो सोना, तो स्टिल तुम्हारे पास 1/90th पार्ट ऑफ द गोल्ड विल स्टिल रिमेन विद यू। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। Now next part, the next point is effect of rotation of Earth. Effect on weight due to rotation of Earth. बताओ कुछ फर्क पड़ता है क्या अर्थ के रोटेशन से? अर्थ के रोटेशन से क्या हमारे वेट पे कुछ फर्क पड़ता है? Yes, no, say something. सर नो आई थिंक, मतलब नहीं पड़ता है। ओके चलो, तो आपने हैव यू हर्ड समथिंग कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स? Yes. क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स? देखो बच्चों, जब भी आप किसी चीज को गोल गोल घुमाते हो, ठीक है, ऐसे समझो तुम एक झूले पे बैठे हो, जो कि मेरी गो राउंड में बैठे हो कभी आप लोग? मेरी गो राउंड या जो कोई घूमने वाला जो झूला होता है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर आप कोई ऐसे घूमने वाले झूले पे बैठे होगे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे ही वो टर्न लेता है, वैसे आप पे एक बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है। ऑब्जर्व किया है कभी कि नहीं किया है? कितने बच्चों ने ऑब्जर्व किया है? इसे तो झूला झूलने में मजा आता है, तेजी से घूमता है, हम बाहर की तरफ फेंकते हैं ना, मजा आता है फिर वो फील एक्सपीरियंस करने में। सो हाउ मेनी ऑफ यू एक्सपीरियंस्ड दिस कि जब भी कोई झूला तुम झूलते हो, तो तुम्हारे ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लगना स्टार्ट होता है? यस। या तुमने कभी कभी ये भी ऑब्जर्व किया होगा, जैसे सपोज तुम अगर किसी गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है, तो तुम इधर की तरफ तुम्हारे ऊपर एक, तुम इधर की तरफ पुश होते हो। अब ये तो ऑब्जर्व सबने किया होगा, गाड़ी अगर ऐसे टर्न ले रही है, इधर की तरफ ऐसा पुश हो रहा है, बराबर। तो ये जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है, तो जो ऑब्जेक्ट्स उस चीज के अंदर बैठे होते हैं, उनके ऊपर एक बाहर की तरफ का फोर्स लगता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आई बात? और इसके क्या क्या एग्जाम्पल है? देखो, आप दूध में से मलाई निकालते हो, ठीक है, उसका घी बनाते हो जब, तो उसको उसको मिक्सर में आप चला देते हो, करेक्ट, ठीक है। तो अब देखो मिक्सर के साइड साइड में फैट चिपक जाता है, करेक्ट, बिकॉज फैट इज अ रिलेटिवली हेवी मॉलिक्यूल। और जब आप मिक्सर में दूध को या दही को ऐसे स्पिन करते हो, तो व्हाट हैपेंस, जो फैट है वो साइड साइड में इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड वो साइड में चिपक जाएगा। और क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही बच्चों? तो जब भी कोई चीज गोल गोल घूमेगी, तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सॉरी मैंने सेंट्रीपिटल लिख दिया, इट शुड बी सेंट्रीफ्यूगल। तो उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कि बाहर की तरफ होगा। सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मतलब है। अभी इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? कुछ डाउट किसी का? तो बच्चों जो जब अर्थ घूम रही होगी, हमारे पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे? एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स, mg फोर्स जिससे अर्थ हमें खींच रही होगी, और बिकॉज वी आर पुशिंग द सरफेस ऑफ अर्थ,
So earth is also going to push us back with a normal reaction n. करेक्ट? तो mg का फोर्स लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा ऐसे, करेक्ट? और जब बिकॉज तुम तो रेस्ट पर हो, अर्थ के रिस्पेक्ट में तो तुम रेस्ट पे हो कि नहीं हो, कि मूव कर रहे हो अर्थ के रिस्पेक्ट में? अगर तुम बैठे हुए हो अर्थ पे, खड़े हुए हो, तो तुम्हारा फ्रेंड बोलेगा ही इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू यू, विद रिस्पेक्ट टू योर फ्रेंड जो कि जो तुम्हारे बाजू में खड़ा हुआ है। तो ये सारे फोर्सेस एक्चुअली में बैलेंस्ड होंगे। दिस इज अ केस ऑफ अ बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है? तो यहाँ पे mg शुड बी इक्वल टू fc प्लस n, और यहाँ पर हम n को लिख सकते हैं, n को लिख सकते हैं mg माइनस fc। तो वेइंग मशीन में एक्चुअली तुम क्या मेजर करते हो? नॉर्मल रिएक्शन मेजर करते हो। वेइंग मशीन आपका क्या mg कभी मेजर नहीं करता है। वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? वेइंग मशीन measures नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो अर्थ के रोटेशन की वजह से तुम्हारा थोड़ा सा वेट कम हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? यस सर। हो गया ना? और दूसरा पॉइंट क्या है कि ठीक है, हमारा वेट कम हो गया। हाँ, तो मैं आपको दूसरा पॉइंट बता रहा था। तो कभी कभी तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इफ अर्थ इज स्टॉप्ड व्हाट विल हैपन टू द वेट ऑफ द पर्सन। इफ अर्थ इज स्टॉप्ड, if earth is stopped, what will happen to the weight of the person? बताओ क्या होगा? It will increase, decrease, क्या होगा? Earth is stopped. If Earth stops rotating, let's say, put it this way. If Earth stops rotating, yes, very good, Aditi. What will happen to the weight? It will increase. Correct? ठीक है बच्चों, समझ में आ गई इतनी बात कि नहीं? Yes, sir. चलिए, तो ये था वेरिएशन ऑफ जी। इसके बाद हम लोग केपलर्स लॉ देखते हैं। तो अगर आपको ये लिखना है तो जल्दी से लिख लो, मैं 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, केपलर्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। इसमें व्हाट इट सेज कि जितने भी तुम्हारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, दे ऑल आर ऑर्बिटिंग सन इन अ elliptical way, ठीक? So all the planets are orbiting sun in an elliptical way. This is Kepler's first law. तो अब ellipse क्या होता है? We'll try to see that. Ellipse क्या होता है? तो पहला लॉ क्या बोलता है? All the planets move around sun in an elliptical path. अब एलिप्स क्या होता है बच्चों? सुना है आपने कभी एलिप्स क्या होता है? यू नो व्हाट इज एन एलिप्स? देखो मैं आपको दिखाता हूँ व्हाट इज एन एलिप्स। तो देखो, अब एलिप्स अगर तुम्हें ड्रॉ करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एलिप्स में देखो 2 पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं फोकाई। क्या बोला जाता है? फोकाई बोलते हैं, ठीक है? या एक पॉइंट को बोलोगे तो इसको बोल दोगे फोकस। दिस इज नोन एज फोकस। 2 पॉइंट्स तो उसको बोल देते हैं फोकाई। सो तो यहाँ पर आप देखो
इन दिस केस यहाँ पर इस फोकाई को और इस फोकाई को हमने यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग लगा दी, करेक्ट, मतलब इसको हमने यहाँ एक्चुअली इसको हमने एक स्ट्रिंग से ऐसे बांध दिया बेसिकली पहले तो, ठीक है। इसको जितना आप खींच सकते हो खींचो एंड देन जस्ट ट्राई टू ड्रॉ दिस। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि जब भी तुम एलिप्स ड्रॉ करते हो तो ये वाली जो लेंथ है, कौन सी लेंथ, अगर मान लो मैं बोल देता हूँ दिस पॉइंट इज P, तो F1P प्लस F2P ये हमेशा कांस्टेंट होती है यहाँ पर एलिप्स के केस में, ठीक है बच्चों। ये जो लेंथ है ये हमेशा कांस्टेंट होगी, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? बेसिकली दिस इज एन एलिप्स, ये जो शेप होता है दिस इज एन एलिप्स। सर एक बार फिर से बताओ ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या होता है कि F1P दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे, और ये दिख रहा होगा F2P, यस करेक्ट। तो ये जो लेंथ होती है F1P और F2P की लेंथ, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है एलिप्स में, ठीक है। और इस तरह का जो शेप आपको दिखाई देता है दिस इज नोन एज एलिप्स। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? यस तो यहाँ पे लिखा है ना A1 + A2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, बराबर है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहती है। आप चाहो तो फोकस को थोड़ा सा ये ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप इसको थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो, थोड़ा घटा सकते हो। दिस इज ऑल एन, ये सब एक एलिप्स ही रहता है। जो आपके प्लैनेट्स का जो मोशन होता है इट इज इन एन एलिप्टिकल पाथ। और सन कहाँ पर रहता है? सन इज एट द फोकस। सन कहाँ पर है बच्चों? सन इज एट फोकस, करेक्ट। तो एक्चुअली में पूरा रूल अगर आप देखोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर्स, ऑल प्लैनेट मूव अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल पाथ व्हाइल सन इज केप्ट एट फोकस, बराबर है। while sun is kept at focus, बराबर। यस नो से समथिंग, कुछ बोलिए, Yes. आगे बढ़े फिर। ये तो सिंपल सा रूल है। देन अनदर इज इट सेज लॉ ऑफ एरियाज। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग रूल। देखो अभी यहाँ पर देखना, क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? एक कॉमेट आपको दिख रहा होगा जो कि जो कि सन को ऑर्बिट कर रहा है। तो पहले तो इसका पाथ देखो कैसा है, इसका पाथ एलिप्टिकल है, बराबर है। इट इज मूविंग अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल पाथ, ठीक है, बराबर है कि नहीं? Yes. ओके। नाउ अगर तुम देखोगे जब ये जैसे ही सन के पास आता है वैसे देखो इसका स्पीड बढ़ जा रहा है, दिख रहा है तुम्हें? जैसे ही सन के पास आए वैसे इसका स्पीड बढ़ गया। आर यू एबल टू सी दिस? Yes, sir. सन के पास आते इसका स्पीड बढ़ गया। सो व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ केप्लर्स? इट सेज कि अगर तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक टी टाइम लग रहा है, ठीक है, फिर तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी टी टाइम लग रहा है, तुम्हें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक भी टी टाइम लग रहा है अगर, और तुम्हें अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में भी टी टाइम लग रहा है, तो इसका टाइमिंग सेम है एक्चुअली में। इसको जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है, उतना ही टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक आने में लग रहा है, बराबर है। यस नो कुछ बोलिए बच्चों। यस सर। ओके, सो नाउ इट सेज इक्वल एरियाज आर स्वेप्ट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब क्या हुआ
जब तुम इस लाइन को जोड़ दोगे, किस लाइन को, मान लो तुमने इस लाइन को जोड़ दिया, तुमने इस लाइन को जोड़ दिया, ठीक है, बराबर है। तो इस पॉइंट को जब तुम आई मीन सी, जब तुम इस पॉइंट से यहां तक मूव करोगे तो देखो, इज दिस लाइन स्वीपिंग एन एरिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? व्हेन यू मूव फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, डोंट यू थिंक दिस लाइन इज स्वीपिंग एन एरिया? Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट नहीं? देखो यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर देखो, जब ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये जहां तक की लाइन मूव, जहां जहां लाइन मूव करिएगा, जब उस पार्ट को शेड कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा एक ब्लू कलर का जो उन्होंने शेड किया, वही वही एरिया दिखाई देगा। बराबर है कि नहीं है बच्चों? Yes. करेक्ट। सो इट सेज, व्हाट इट स्टेट्स इज, it states equal areas are covered in equal intervals of time। ठीक है, क्या क्या रूल है सेकंड लॉ? इक्वल एरियाज आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और equal areas are swept in equal intervals of time। तो यहाँ पे ये वाला एरिया सब एरिया सेम है, ठीक है बच्चों? एक सेकंड ना, yeah. So it states what? Equal areas are swept in equal intervals of time, बराबर? Equal areas are swept तो इन पहले इन दो लॉस को जल्दी से लिख लो, फिर मैं थर्ड लॉ बताता हूँ आपको। तो सपोज यहाँ पे एक स्टोन है, यहाँ पे एक थ्रेड है, तो जितना ज्यादा तुम इस यहाँ पे टेंशन क्रिएट करोगे, उतना ही तेजी से तो स्टोन गोल गोल घूमेगा। हैव यू ऑब्जर्व दिस और नो? तुम्हें अगर इस स्टोन को तेजी से घुमाने क्या करना पड़ेगा? स्ट्रिंग का टेंशन बढ़ाना पड़ेगा, बराबर है? Yes, sir. बराबर है ना? ओके, सो ठीक है, तो तुम अभी क्या करोगे यहाँ पे, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पे जब ये दूर है तो ग्रेविटेशनल पुल थोड़ा कम लग रहा होगा सन का, लेकिन जैसे ही पास आएगा वैसे इसका ग्रेविटेशनल पुल जो है वो इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से इसका जो स्पीड है वो बढ़ गया, बराबर है? तो यहाँ पे भी अगर तुम्हारा टेंशन बढ़ गया तो इसका स्पीड जो है बढ़ जाता है। इट्स लाइक दैट। समझ में आई बात? Yes, sir. तो थर्ड लॉ ऑफ केपलर का को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। periods here relates to time, periodic motion like that। so क्या बोलता है, देखो अब एलिप्स में ना दो तीन चीज आपको समझनी है। एलिप्स में this is known as major axis, or let's say this is known as semi major axis, and this is known as semi minor axis। ठीक है, I'm sorry, not this is so this is known as semi minor axis, this is known as semi major axis। बराबर है? बराबर है बच्चों? तो ये क्या बोलता है, सपोज अगर मान लो कोई प्लैनेट है, ठीक है, कोई प्लैनेट सन के चक्कर काटते, कोई भी सन के चक्कर काटते, कोई भी ऐसा प्लैनेटरी मोशन होगा, ये मान लो अगर सन, इसने बेसिकली अपने प्लैनेट्स के लिए बोला था ये लॉ, तो मतलब आवर सोलर सिस्टम के लिए, तो इन आवर सोलर सिस्टम मतलब कोई भी प्लैनेट है, ठीक है, तो वो अगर मान लो सन के चक्कर काट रहा होगा, ठीक है,
उसको टाइम लगता है t1 और उसका सेमी मेजर एक्सिस है मान लो a, सेमी मेजर एक्सिस इज a is so what this rule says, t1 is directly proportional to t1 या t1 क्यों लिख रहा हूँ, t ले लेते हैं ना सीधा, टाइम, t is basically time taken to move in this elliptical path is उसका square is directly proportional to a का क्यूब। समझ में आया, समझ में आई बात। ये आप जब 11th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इसका पूरा डेरिवेशन भी है, ठीक है, बट अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखो दैट टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एलिप्टिकल पाथ अगर t है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर, ये ध्यान में रखो, ठीक है। समझ, सिंपल सा रूल है, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ, यस नो। सर्कल जो होता है इट इज एक्चुअली व्हाट, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, ठीक है। सर्कल में क्या होता है, ये जो तो फोकाई है ना तुम्हारे, मान लो एक फोकाई फोकस यहाँ पे तुम्हारा, दूसरा फोकस यहाँ पर है f1 एंड f2, तो इन केस ऑफ सर्कल f1 एंड f2 ओवरलैप विद ईच अदर, ठीक है, करेक्ट। तो वहां पे फिर इंस्टेड सेमी मेजर एक्सिस विल बी इक्वल टू रेडियस इन केस ऑफ सर्कल। जल्दी से लिख लो, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। अभी जल्दी से इसको लिख लो, इस पर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जल्दी से लिखो। यहाँ पर ये जो तुम्हारा एक्सिस होता है दिस इज नोन एज सेमी मेजर एक्सिस, और ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो एक्सिस होता है दिस इज नोन एज सेमी माइनर एक्सिस। मेजर मतलब क्या हो गया, मेजर मीन्स इट हैज टू ग्रेटर लेंथ है ना, माइनर मीन्स कम। हाँ सर, मेजर एक्सिस इज दिस, सेमी माइनर एक्सिस इज दिस, समझ आया सर। ठीक है। Radius of Earth, so this is a question. Radius of Earth is 1/30th the radius of Neptune, ठीक है, 1/30th times radius of Neptune। नेपच्यून मालूम है आपको, नेपच्यून इज अ प्लैनेट, करेक्ट। Yes. तो आपको बताना है टाइम टेकन बाय नेपच्यून, टाइम टेकन बाय नेपच्यून इन ईयर्स। ईयर समझते हो ना, ईयर्स मतलब जैसे 1 year 2 year 3 year like that। तो टाइम टेकन बाय नेपच्यून टू रिवॉल्व अराउंड सन इन ईयर्स, जिसको आप सोलर ईयर्स भी बोल सकते हो। बताओ जल्दी से कितना होगा। तो ये दिस यू कैन अज्यूम इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो सर्कुलर शेप। यहाँ पर हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया, अर्थ का ऑर्बिट और नेपच्यून का ऑर्बिट सर्कुलर है, ठीक है। हम जनरली जितने भी ऑर्बिट्स हैं उनको सर्कुलर ऑर्बिट मान के कभी कभी अपना कैलकुलेशन कर लेते, दैट्स अलाउड, बिकॉज बहुत बड़ा रेडियस है ना, तो इट्स नॉट मेकिंग सो मच ऑफ डिफरेंस एक्चुअली। एनीवेज, तो अगर मान लो रेडियस ऑफ अर्थ 1/30th रेडियस ऑफ नेपच्यून है, तो यहाँ पर हमने थर्ड लॉ केपलर्स का क्या देखा, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बराबर। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर d/2, ठीक है। और आपको मालूम है जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन का कांस्टेंट हटता है तो क्या आ जाता है, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स आर क्यूब, ठीक है। तब देखो यहाँ पे मान लो ये टी अर्थ, टी नेपच्यून,
इक्वल्स टू r ऑफ अर्थ अपन r ऑफ नेपच्यून, ये हो गया क्यूब, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अर्थ का जो, अर्थ को घूमने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1 साल का टाइम चाहिए। तो नेपच्यून को हम मान लेते हैं 1/p ऑफ नेपच्यून। रेडियस ऑफ अर्थ इज व्हाट, रेडियस ऑफ अर्थ इज r, और नेपच्यून का रेडियस कितना है देखो, नेपच्यून का रेडियस 30 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ है कि नहीं है, बराबर है। रेडियस ऑफ नेपच्यून इज 30 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें करना पड़ेगा क्यूब। ठीक है, यहाँ पे आर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्चुअली 30 क्यूब। ठीक है, तो इतने ईयर, अभी इसको हाउ विल यू काइंड ऑफ सॉल्व दिस, टाइम पीरियड ऑफ नेपच्यून इज अंडर रूट ऑफ 30 क्यूब years, now which comes out to be 30√30 years। बराबर है, सब बच्चे अच्छे से देख लो, समझ में आया कि नहीं आया, कोई किसी स्टेप में प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। किसी भी स्टेप में आपको प्रॉब्लम है तो जल्दी से बताओ मुझे, और प्लीज चेक इट, आपको समझ में आया कि नहीं आया ये। तो जब भी यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हट के किसमें बदल जाएगा, इक्वल टू के साइन। और आप देख लो टी अर्थ अपॉन दिस, इसका स्क्वायर शुड बी इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ नेपच्यून। ठीक है, चलो।